स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सांवलिया क्लासेज में। आज हम बात करेंगे 10वीं के विज्ञान के मॉडल पेपर की। 10वीं का नमूना प्रश्न पत्र दिया हुआ है जिसको अपन हल करते हैं। ऐसा प्रश्न पत्र आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। पूरे प्रश्न पत्र को हल करेंगे, देखिए आप और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। पहला प्रश्न, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो यहाँ पर देखो, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों अलग अलग अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया है? दो मिलकर एक बना रहे, तो ये हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया। यदि एक टूटकर दो उत्पादों में बनता है तो वो वियोजन अभिक्रिया हो जाती है, अपघटन अभिक्रिया हो जाती है। और एक अणु दूसरे अणु को विस्थापित कर देता है, वो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, हमारा उदर कौन सा अम्ल स्राव उत्पन्न करता है? तो हमारा आमाशय होता है, उदर में आमाशय होता है जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण करता है। जब HCl ज़्यादा स्रावित हो जाएगा तो हमारे पेट में जलन होने लगेगी। इसके लिए अपन MgO छोड़ते हैं, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए ग्रीस भी लगाते हैं, पेंट भी करते हैं, उसके ऊपर जिंक की परत भी चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द ऑप्शन हो जाएगा। जिंक की परत चढ़ाते हैं, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, आप याद रखना। कार्बन का कौन सा अपरूप हीरे का सुचालक होता है? तो कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए विद्युत का सुचालक होता है। और हीरा और फुर्लिन होता है विद्युत के कुचालक होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है 2n²। और जहाँ पर n बराबर आपका होगा कक्षक की संख्या। n कौन सा कक्षक है? नेक्स्ट, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है एमाइलेज एंजाइम होता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से आपको मधुमेह रोग होता है। जो आमाशय की बिट्टा कोशिका होती है वो इंसुलिन का स्रावण करती है और उसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट, थायरोक्सिन के निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो थायराइड ग्रंथि होती है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है, उसके लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायराइड ग्रंथि फूल जाएगी, जिसको गलगंड या घेंगा रोग कहते हैं। नेक्स्ट, नवा प्रश्न, निम्न में से लैंगिक संचारित रोग कौन सा है? तो लैंगिक संचरण का रोग है, इसमें एड्स रोग हो जाए, जो HIV वायरस से होता है और वायरस जनित रोग होता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया है? तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने दिया था, जिसने अपने बिगुल नामक जहाज से विभिन्न देशों की यात्राएं की और प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। 11वां प्रश्न, एक लेंस की क्षमता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो लेंस की क्षमता ज्ञात करने का सूत्र होता है P = 1/f होता है, f जहाँ पे फोकस दूरी है। नेक्स्ट, जीवाणु व कवक कहलाते हैं। तो जीवाणु और कवक ये क्या करते हैं? इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, तो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं, तो ये विषमपोषी होते हैं। नेक्स्ट, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। रिक्त स्थानों वाले एक एक शब्द के आंसर आपको देना है इसमें। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? तो अल्पतम दूरी पूछा, ये 25 सेमी हो जाएगी। अगर ये अधिकतम दूरी पूछता तो अधिकतम दूरी तो अनंत होती है, तो अल्पतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न इसका, विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत जनित और विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना, जिसको जनरेटर कहते हैं। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट होता है, याद रखना। घरेलू प्रत्यावर्ती धारा जनित की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये याद रखना 50 हर्ट्ज होती है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज होती है। सौर कुकर के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उसके लिए करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर एकत्रित कर देता है, तो वहाँ का तापमान बढ़ जाएगा, इसलिए इसमें अवतल दर्पण का उपयोग। नेक्स्ट, तिहेरी बांध कहाँ पर बना हुआ है? तिहेरी बांध अब गंगा नदी पर बना हुआ है, तो ये याद रखना, गंगा नदी। नेक्स्ट, अति लघुतरात्मक प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं कि इसको, ये भी आप याद रखना कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे CO2 जल व खनिज लवण की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका रासायनिक समीकरण होता है 6CO2 + 12H2O।
है ना। और यहाँ पे पर्णादित आ जाएगा, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश। ये ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 12H2O और प्लस 6O2, ऑक्सीजन गैस देगी। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से हमको ऑक्सीजन गैस मिलती है जिसको प्राणवायु कहते हैं। तो ये समीकरण आप याद रखना। नेक्स्ट, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरे में और नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल याद रखना। अगर इमली के लिए पूछता तो टार्ट्रिक अम्ल होता है, टमाटर के लिए पूछता तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है, और चींटी डंक मारती तो उसमें फॉर्मिक अम्ल का स्रावन करती है जिससे हमारे शरीर में जलन होती है। नेक्स्ट, पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पीवीसी का तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड होती है जो प्लास्टिक का प्रकार है पीवीसी। मेथेन का सूत्र था CH4। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन तक आपको सूत्र याद रखने हैं। नेक्स्ट, मेंडलीफ का आवर्त नियम किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर आधारित है। मेंडलीफ को आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। इसने आवर्त सारणी दी थी, तो ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर आधारित है। नेक्स्ट, पौधों में वृद्धि संदमक करने वाले हार्मोन क्या? तो पादपों में भी पादप हार्मोन्स होते हैं, जैसे जंतुओं में जंतु हार्मोन होते हैं, तो पादपों में पादप हार्मोन होते हैं, जैसे ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है। तो ये वृद्धि संदमक के लिए पूछ रहा, तो ये आपका AB है जिसको कहते हैं एब्सिसिक अम्ल, है ना। एक ऐसी हार्मोन होता है जो पौधों की वृद्धि को कम कर देता है, यानी मंद कर देता है। तो वृद्धि संदमक हार्मोन कहते हैं एब्सिसिक अम्ल। परागण कितने? 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होती है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है? एक पुष्प की वर्तिका के परागकण उसी पौधे की दूसरे पुष्प की वर्तिका पर चले जाते हैं, उसको कहते हैं स्वपरागण। और परपरागण यानी दूसरे पौधे की वर्तिका पर जाते हैं, एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिका पर चले जाते हैं, उसको कहते हैं परपरागण। तो स्वपरागण परपरागण दोनों आप याद रखना। परपरागण की क्रिया होती है हवा द्वारा या जीव जंतुओं द्वारा। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर किस क्रम में लगा होता है? तो ये विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर समांतर क्रम में लगा होता है, समांतर क्रम में। और अगर अमीटर की बात करें तो अमीटर आपका श्रेणी क्रम में लगा होता है। वोल्टमीटर होता है विभवांतर का मापन करता है, अमीटर धारा का मापन करता है। नेक्स्ट, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है विद्युत जनित्र। नेक्स्ट, धारा जनित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। घरेलू परिपथ में उपकरण किस क्रम में? तो हमारे घरों में जो उपकरण जुड़े होते हैं वो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। घरेलू परिपथ में पूछे तो आप याद रखना समांतर क्रम में। नेक्स्ट, नाभिकीय ऊर्जा प्रदान करने वाले 2 तत्व कौन से? तो 2 तत्वों के नाम आपको याद रखने, एक तो होता है यूरेनियम और एक होता है प्लूटोनियम, जिसको Pu उसका प्रतीक होता है। प्लूटोनियम, दोनों नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने वाले तत्व होते हैं ना, प्रदान करने वाले। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या? तो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, है ना, जो कभी खत्म नहीं होती, तो ये याद रखना, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट, अति लघुतरात्मक प्रश्न, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? यानी वे ऑक्साइड जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण होते हैं उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। 2 उदाहरण पूछा इसने, एक तो जिंक ऑक्साइड याद रखना ZnO, एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो ये आपके दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। तो एक तरफ तो आपको लिखना हीरा, एक तरफ लिखना ग्रेफाइट, दोनों में अंतर पूछा है। हीरे में होता है sp3 संकरण होता है, ग्रेफाइट में होता है sp2 संकरण होता है। ठीक है, पहला अंतर हो गया। दूसरा, हीरा विद्युत का कुचालक होता है और ये आपका ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक होता है। हीरा कठोर होता है, चमकीला होता है, जबकि जबका ग्रेफाइट होता है मुलायम होता है। और हीरे की संरचना होती है चतुष्फल की संरचना होती है और ग्रेफाइट की होती है षष्ठफल की संरचना, षष्ठफल की। तो ये चारों अंतर आप हीरा ग्रेफाइट में याद रखना। नेक्स्ट, धनायन का आकार उदासीन परमाणु से छोटा होता है। तो कोई सा भी धनायन है, जैसे सोडियम है ना, तो सोडियम के का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं तो 281 आएगा, 281। वायतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखेगा तो Na प्लस बना देगा, है ना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका आकार छोटा हो जाएगा, जबकि उदासीन परमाणु का उसका अष्टक पूरा होगा, वो न तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा और न ही किसी को इलेक्ट्रॉन देगा। तो उदासीन परमाणु से धनायन का आकार हमेशा क्या होता है? छोटा होता है, याद रखना। सीरा और धमनी में अंतर बताना आपको, सीरा और धमनी में। तो एक तरफ तो लिखना आप सीरा और एक तरफ लिखना धमनी, धमनी, है ना। शिराएं क्या करती हैं? ये विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक लाती हैं, जबकि धमनिकाएं क्या करती है? हृदय से रक्त को विभिन्न अंगों तक ले जाती है। पहला अंतर। दूसरा अंतर, शिराओं का व्यास अधिक होता है, धमनिकाओं का व्यास कम होता है। शिराओं में CO2 युक्त रक्त बहता है, जबकि धमनिकाओं में O2 युक्त रक्त बहता है।
शिराओं में रक्त का प्रवाह का जो वेग होता है वो कम होता है, जबकि धमनिकाओं का जो रक्त का प्रवाह का वेग होता है अधिक होता है। शिराओं का व्यास होता है धमनिकाओं से अधिक होता है और धमनिकाओं का व्यास शिराओं से कम होता है। तो कम व्यास होगा तो उसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा जिसको अपरा कहते हैं, ये भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, उसको प्लेसेंटा कहते हैं, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है और भ्रूण की श्वसन क्रिया में सहायक होता है प्लेसेंटा। नेक्स्ट, अपवर्तन की परिभाषा। अपवर्तन किसको कहते हैं? तो प्रकाश की किरण जब सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाएगी, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे पानी की बाल्टी भरी हुई, उसमें आप पेंसिल डुबोगे तो आधी पेंसिल आपको टूटी हुई नजर आएगी, तो ये अपवर्तन की घटना होती है। नेक्स्ट, ओम का नियम क्या है? तो ये ओम का नियम क्या होता है? ओम नामक वैज्ञानिक ने दिया था ओम का नियम। उसने बताया कि समान ताप दाब पर दो या दो से अधिक तारों को स्थिर रखा जाए और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए आई, तो उसमें उत्पन्न होने वाला विभवांतर धारा के समानुपाती होता है और इसका सूत्र होता है V बराबर IR, है ना। V होगा आपका विभवांतर, I होगी धारा और R होगा आपका प्रतिरोध, है ना। प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा, वो भी आप याद रखना। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा जनित और डिश धारा जनित में अंतर बताना है ना। यानी एक तो होता है आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित जिसको एसी कहते हैं, एक होता है डीसी जिसको डिस्ट धारा कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है उसकी दिशा परिवर्तित नहीं होती, जबकि डिस्ट धारा की दिशा आसानी से परिवर्तित हो जाती है। प्रत्यावर्ती धारा जनित की वोल्टता अधिक होती है और डीसी यानी डिस्ट धारा की जनित की जो वोल्टता होती है वो कम होती है। जो हमारे घरों में जो लाइट आती है वो एसी होती है प्रत्यावर्ती धारा, और जो अपन किसी बैटरी को चार्ज करते हैं तो वो बैटरी होती है आपकी डीसी होती है ना। तो ये दोनों अंतर आप याद रखना। नेक्स्ट, नवीनीकरण और अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत कौन से? तो नवीनीकरण वे ऊर्जा के स्रोत जिनका पुनर्निर्माण आसानी से किया जा सकता है उसको नवीनीकरण कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, पेड़ पौधों से प्राप्त ऊर्जा है, तो ये नवीनीकरण है। जबकि अनवीनीकरण जिसका निर्माण वापस नहीं किया, जो एक बार खत्म हो जाएगी वापस नहीं बनेगी, उनको अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोल है ना, प्राकृतिक गैस है, ये आपके अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत है। तो इनकी परिभाषा आपको लिखनी है। नेक्स्ट, 13वां प्रश्न, 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। इनका चित्र बनाना और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। तो समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, R1 R2 R3 के मान अपन इसमें रख देंगे तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इनके लघुत्तम आएंगे 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, ये 2 बार, ये 1 बार। इनको जोड़ेंगे 3 2 5 और प्लस 1 6, 6/6 आ जाएगा। यानी 1/R बराबर आ जाएगा 6/6, यानी कट जाएगा 1 ओम। तो इसका तुल्य प्रतिरोध R बराबर आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। और इसका जो डायग्राम बनेगा समांतर क्रम का, समांतर क्रम में क्या होता है? समांतर क्रम में 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध हो गए, उनका एक सिरा तो किसी एक बिंदु से और उसका दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, तो ये समांतर क्रम, इसको किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। ये समांतर क्रम का परिपचित है। ये R1 है, ये R2 है और ये R3। तो ऐसा डायग्राम आपको आना चाहिए। समांतर क्रम श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र व्युत्पन्न करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम क्या? तो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने वाम हस्त का नियम दिया था। उसने बताया कि अगर अंगूठा विद्युत बल की दिशा को दर्शाएगा तो मुड़ी हुई उंगलियां विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगी। ये आपका फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम, और इसमें चित्र बनाना है आपको। नेक्स्ट, मिसेल निर्माण क्या है? जब साबुन से कपड़े धोते हैं तो उसमें मिसेल निर्माण होता है, और साबुन में 2 सिरे होते हैं। एक तो होता है जल रागी सिरा, एक होता है जल विरागी सिरा। जल रागी सिरा जल से सने करता है, जल विरागी सिरा तेली अशुद्धियों से अभिक्रिया करता है। तो जब कपड़ों को धोते हैं तो कपड़ों की गंदगी जल विरागी सिरा से अभिक्रिया करती है, तो तेलीय गंदगी आसानी से दूर हो जाती है, जिसमें मिसेल निर्माण बनता है। इसको मिसेल कहते हैं। और इसका डायग्राम, मिसेल निर्माण का डायग्राम आपको आना ही चाहिए। ऐसा डायग्राम होता है मिसेल निर्माण का। नेक्स्ट, अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन करना है। तो अमीबा होता है एक कोशिकीय जीव होता है, इसके शरीर की आकृति परिवर्तनशील होती है। इसमें खाद्य दानी होती है, खाद्य दाने के द्वारा अमीबा भोजन प्राप्त करता है। एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा, जो समुद्री जल में पाया जाता है। नेक्स्ट, 17वां प्रश्न, मानव में लिंग निर्धारण को आरेख चित्र द्वारा बताना। तो लिंग निर्धारण मनुष्यों में कुल
46 गुणसूत्र होते हैं। 22 प्लस एक्स एक्स, तो 22 प्लस एक्स वाई। तो एक्स वाई तो होता है आपके नर में और एक्स एक्स होता है मादा में। 22 तो होती है आपके कायिक गुणसूत्र, और ये एक जोड़ी यानी 2 गुणसूत्र होते हैं आपके लिंग गुणसूत्र, जिसको लिंग का निर्धारण करते हैं। तो 22 तो कायिक गुणसूत्र होते हैं। इसमें ये एक्स इस एक्स से मिलेगा तो एक्स एक्स, तो यहाँ पे लड़की होगी। ये एक्स इस वाई से मिलेगा तो एक्स वाई, तो यहाँ पे लड़का होगा। ये एक्स इस एक्स से मिलेगा तो एक्स एक्स, तो यहाँ पर भी लड़की, और ये एक्स इस वाई से मिलेगा तो एक्स वाई, तो यहाँ पर भी लड़का होगा। तो जो लिंग निर्धारण में मुख्य भूमिका पिता पक्ष की होती है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट, मानव में अग्न्याशयी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स का नाम और कार्य बताना। तो अग्न्याशयी ग्रंथि की जो बीटा कोशिकाएं होती है वो इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती है। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होती है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो सकता है। ये आप याद रखना। इसकी 3 कोशिकाएं होती है अग्न्याशयी की। अल्फा कोशिकाएं जो ग्लूकागोन हार्मोन स्राव करती है, इसकी बीटा कोशिकाएं इंसुलिन, और इसकी गामा कोशिकाएं होती है जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन का स्रावन करती है। नेक्स्ट, विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताना है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe प्लस CuSO4, तो ये CuFe को Fe प्रतिस्थापित कर देगा, तो ये FeSO4 बन जाएगा और प्लस Cu धातु निकल जाएगी। ये विस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट की अभिक्रिया अमोनियम नाइट्रेट के साथ कराएंगे तो ये एल्यूमिनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट बन जाएगा, जिसमें 2 आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। वर्ण विक्षेपण किसको कहते हैं? वर्ण विक्षेपण यानी प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, उसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जिससे इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, बे, जानी, हप्पी, नाला, है ना, हप्पी, नाला। बे से बैंगनी हो जाएगा, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, और ना से नारंगी, और ला से लाल हो जाएगा। ये 7 रंग, ये वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इस घटना को कहते हैं ना। निकटदर्शी दोष को दूर करने का निवारण। निकटदर्शी दोष में क्या होता है? व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसके लिए अपन अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस का इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बन जाता है ना, नेत्र गोलक चपटा हो जाता है, तो उसको रेटिना पर बनाने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न देखना। पहला, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र 2 उपयोग लिखने। तो बेकिंग सोडा जिसको खाने का सोडा कहते हैं, इसका सूत्र होता है NaHCO3 NaH2CO3 NH2O तो दोनों का सोडे का होता है। और आपका बेकिंग सोडा पूछा है तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। 2 उपयोग लिखने हैं। तो विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाने में किया जाता है, और उदासीनीकरण की क्रिया में भी खाने का सोडे का उपयोग किया जाता है। जैसे मिल्क और मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं जब आमाशय HCl का ज़्यादा स्रावन करता है, तो वहाँ पर अपन खाने का सोडे का उपयोग भी किया जाता है। और खाने का सोडे का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है ना। जब खाने का सोडा अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो CO2 गैस निकलेगा, और CO2 आग बुझाने के काम आती है। तो अग्निशामक यंत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2। इसको 393 केल्विन ताप पर गर्म करते तो जिप्सम बन जाएगा, जिसमें 1.5 अणु जल के निकल जाएंगे तो आधा अणु बचेगा, तो ये हो जाएगा CaSO4 हाफ H2। ये आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा। इसके 2 उपयोग, विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और घरों के डिज़ाइन में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जिंक की हाइड्रोजन H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक धातु है तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा। और इस गैस का पता लगाने के लिए अपन जल्दी में माचिस की तीली ले जाएंगे तो फटफट की आवाज़ के साथ जलेगी। तो इसका डायग्राम भी आपको आना चाहिए, सभी कर लेंगे। इसमें ये H2SO4 भर दिया, इसमें फिर जिंक धातु डालेंगे, और ये इस नलिका के माध्यम से यहाँ पे गैस निकलेगी, यहाँ पे फटफट की आवाज़ के साथ हाइड्रोजन गैस जलेगी। नेक्स्ट, 2 प्रबल अम्लों के नाम बताने। तो प्रबल अम्ल किसको कहते हैं? प्रबल अम्ल जो पूर्ण रूप से जल में आयनित हो जाते हैं उनको प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4 है, ये प्रबल अम्ल है, और ये HNO3 जिसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, ये भी आपका प्रबल अम्ल है। तो दोनों उदाहरण आप याद रखना। नेक्स्ट, मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण। तो दोहरा रक्त परिसंचरण क्या होता है? जो मनुष्य का हृदय होता है उसके बायां लेन से रक्त बाएं नीले में जाएगा, बाएं नीले से धमनिकाओं के द्वारा विभिन्न अंगों तक जाएगा, विभिन्न अंगों से शिराओं के द्वारा वापस
दाएं निलय में जाएगा, दाएं निलय से दाएं आलिन में, दाएं आलिन से फुफ्फुंस शिरा के द्वारा फेफड़ों में चला जाएगा। तो इस प्रकार हमारे हृदय में रक्त 2 बार आता है, एक बार तो शुद्ध रक्त और एक बार अशुद्ध रक्त आता है। तो इसलिए इसको दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र आपको आना चाहिए, जो आपकी बुक में दे रखा नामांकित चित्र और मनुष्य उसकी संरचना के बारे में बताना। मनुष्य के हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिन होते हैं, 2 निलय होते हैं, है ना, और बीच में महाधमनी होती है जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त को पृथक करने का कार्य करती है। इसका आकार भी बंद मुट्ठी के जैसा होता है। तो ये भी आप याद रखना और इस डायग्राम को बहुत अच्छे से बनाना। नेक्स्ट, दर्पण और लेंस में 2 अंतर बताना। दर्पण और लेंस में 2 अंतर बताना। तो दर्पण क्या होता है, दर्पण के पीछे पॉलिश की होती है जिसमें अपन आसानी से अपना चेहरा देख सकते हैं, तो वो दर्पण होता है। और लेंस तो पारदर्शी होता है जिसमें कोई पॉलिश की हुई नहीं होती है ना। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, है ना। और लेंस भी 2 प्रकार के, उत्तल लेंस और उत्तल लेंस। लेंस का उपयोग आंखों के विभिन्न प्रकार के दोष जैसे निकटदर्शी दोष, दूरदृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। जबकि दर्पण में, अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइटों में किया जाता है उत्तल दर्पण, और साइड ग्लास में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाएं जब बिंब अनंत पर हो। जब बिंब अनंत पर हो तो लेंस में क्या होता है, एक तो होगा f1, यहाँ पे होगा 2f1, इधर आएगा f2, ये 2f2, है ना। जब अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब बनेगा आपका 2f2 पर बनेगा, है ना। ये 6 स्थिति आपको याद रखनी है। किरण आरेख, बिंब को कहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, है ना। जैसे अवतल दर्पण में भी 6 स्थितियाँ, अवतल दर्पण की याद हो जाएगी तो आपको लेंस की भी आसानी से याद हो जाएगी। जैसे अवतल दर्पण में क्या है, यदि बिंब को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब f पर बनेगा। जब f वहाँ सी के मध्य रखेंगे तो ये सी वाइफ के मध्य बनेगा, जब सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा। इस प्रकार से 6 स्थितियाँ दे रखी है, आपको याद कर लेनी, ठीक है। इस प्रकार ये अपना आज का मॉडल पेपर कैसा रहा आप बताना। अब नेक्स्ट अपन गणित के मॉडल पेपर की बात करेंगे। इस प्रकार मॉडल पेपर कराते रहेंगे एग्ज़ाम तक, ताकि आपकी तैयारी और मजबूत होती रहे।